हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली रूल्स एंड लॉज के बारे में। हाँ, फिजिक्स में जितने भी रूल्स एंड लॉज हैं ओवरऑल, अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, सारे प्रिंसिपल्स। अब रूल्स एंड लॉज के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो सबसे पहला रूल आता है हम लोग के पास, या फिर सॉरी लॉ आता है, विच इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉज, है ना। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल and the refracted ray at the point of incidence all lie in the same plane, है ना। ये है पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction are for a given pair of media is constant and numerically equal to mu 1 2, है ना। यानी कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और क्या होता है इसकी वैल्यू म्यू 1 2, है ना। ये हमारा स्नेल्स के लॉज जो है। पहला लॉज की जो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होते हैं एंड वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब दो मीडियम्स के पेयर के लिए, मान लो एयर वाटर या फिर एयर ग्लास या फिर वाटर ग्लास, है ना। तो ये दोनों पेयर ऑफ मीडिया, मतलब पेयर ऑफ टू मीडियम्स, है ना। गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू 1 2, या फिर इसको कह सकते हैं म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू द म्यू 2 विद म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड उसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारा लॉ है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, है ना। current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, given that the physical conditions and temperature of the conductor remain constant, है ना। ये हमारा ओम्स लॉ कि बेसिकली हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड उसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो V इक्वल्स टू I R आ जाता है, वेयर R इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट,
जो ना V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है ना। तो वही कहा है कि द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स गिवन दैट द फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशन बदलेंगे यानी कि लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और टेम्परेचर अगर बदलेंगे तब भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इस वजह से फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट रखना है, तभी हमारी आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एंड V इक्वल्स टू आई आर हमारा ओमिक लॉ फॉलो होता रहेगा। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना। ये सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स, या फिर H इक्वल्स टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी कैलोरीज, है ना। ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग विच सेज कि हमारी जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, हीट वेयर एच रिप्रेजेंट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, आई रिप्रेजेंट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टी इज द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, है ना। तो हमारा उस हिसाब से हीट प्रोड्यूस होती है विच उसका रिलेशन होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर टाइम्स हमारा हीट प्रोड्यूस होगी, आर जितना रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा उसके हिसाब से भी हमारी हीट प्रोड्यूस होगी एंड हमारा जो वायर है उसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, है ना। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है रूल कि इफ वी क्या इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand such that our thumb points in the direction of the flow of current, then our fingers encircle the wire in the direction of magnetic field produced due to it, है ना। मतलब मान लो की बात है, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, है ना, और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं अपने थंब को इसकी डायरेक्शन में रख दूं कि करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं थंब को ऐसे रख दूं, और फिर मैं पेन को ऐसे एनसर्कल करूं कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि मेरा जो वो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, क्योंकि मैंने एनसर्कल किया ऐसे, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। और मान लो की बात है, अगर मेरा करंट नीचे जा रहा हो तो करंट नीचे जा रहा हो तो मैं थंब को ऐसे रखता, थंब को ऐसे रखता एंड ऐसे एनसर्कल करता, ऐसे एनसर्कल करता है। इसका मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। एंड वही कहता है हमारा राइट हैंड थंब रूल, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट आवर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, देन आवर फिंगर्स एनसर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्लॉक रूल, है ना। क्लॉक रूल क्या कहता है, या फिर क्लॉक फेस रूल, ये क्या कहता है कि लुकिंग एट द फेस of the loop, looking at the face of the loop, if the current, if the current, if the current around, if the current around the loop, around the loop is flowing
in anti-clockwise direction, the face has not polarity, while if the current at the face flows in clockwise direction, the face while the current at the loop, है ना, at the loop, the face has साउथ पोलैरिटी. मतलब ऐसे मान लो ये है लूप मेरा, है ना, और ये लूप है. अब इसमें मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज. तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि ये इसका इसमें है, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो है नॉर्थ पोलैरिटी. और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कैसे, है ना, ये एन बना दूं और इधर एरो लगा दूं, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा. तो एन को ऐसे बना के एरो लगा दो तो एन नॉट पोलैरिटी मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कुछ ऐसे, और ये हो जाएगा साउथ पोल. साउथ पोल ऐसे बना दो, ऐसे बनाया ऐसे, और इसमें ऐसे एरो लगा दो आखिरी में, है ना. तो ये साउथ पोल बताएगा, और नॉर्थ पोल कुछ इस तरीके से, साउथ पोल कुछ इस तरीके से, है ना. तो ये हमारा क्लॉक रूल है कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप, if the current around the loop is flowing in anti-clockwise direction, the face has north polarity, while if the current at the loop flows in clockwise direction, the face has south polarity. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. हाँ, नेक्स्ट है अब हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना. 6 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना. ये रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर and thumb of your left hand mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. So if, है ना, तो if forefinger denotes the direction of magnetic field, central finger denotes the direction of current in the conductor. Then thumb will denote the direction of motion of conductor, the direction of motion of conductor, है ना. मतलब बेसिकली सिंपल सा हम लोग का रूल क्या कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की ये थंब को, हमारे फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे स्ट्रेच कर लो. मतलब ये इसके बीच में 90 डिग्री है, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री, और तो बन नहीं रहा है बट ठीक है, मानने में जाता है ना. ये 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 डिग्री है ना, कुछ ऐसे. और
इसके बीच में 90 डिग्री है, थंब और फोर्थ इसके ये सेंट्रल फिंगर के बीच में है ना, ये तीनों आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों आपस में 90 डिग्री पर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में, है ना, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर फोर फिंगर डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर डिनोट करती है करंट का डायरेक्शन, तो हमारा थंब डिनोट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि फोर्स जहां लग रहा होगा वो उसका डायरेक्शन, है ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, वैसे याद करता हूँ कि फादर मदर चिल्ड्रन, एफ फॉर मतलब फादर, मतलब ये एफ फॉर सबसे ऊपर आया तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, फोर्स ऑफ द कंडक्टर, एम फॉर मदर यानी कि एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर चिल्ड्रन यानी कि सी फॉर करंट इन द कंडक्टर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो करता है, तो हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्शन पता है तो हम मोशन ऑफ द कंडक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, विच इज 7th नंबर, है ना, फैराडेज लॉज, है ना, इनके दो लॉज हैं। क्या कहता है कि ये पहला लॉ कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil and EMF is induced, एक EMF इंड्यूस हो जाता है ना। फिर और क्या बोले, दूसरा लॉ बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली है ना, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of, है ना, to the rate of change of magnetic flux linked विद द कॉइल, है ना। ये हम लोग का होता है फैराडेज लॉ, कि बेसिकली हमारा जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेज तेज कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। फैराडेज के लॉ हो गए कंप्लीट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास 8th नंबर लेंज लॉ, है ना। ये क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause which produces it, है ना। मतलब हम लोग का जो लेंज लॉ वो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से होता है कि वो या फिर इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से होता है कि वो अपोज करता है कॉज जो उसको ही बनाता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास इधर है मैग्नेट है, इधर ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब मैंने इस यहाँ क्या रखा है, मैंने यहाँ पर एक काम कर रखा है कि मैंने ऐसे वायरिंग कर रखी है कुछ इस हिसाब से, है ना, है ना, ठीक है। इसमें मैंने वायरिंग कर रखी है और ये लूप है कोई प्रॉपर जुड़ा हुआ। अब मैं अगर नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाऊंगा, है ना, अगर मैं इसमें नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाऊंगा तो मैं जो सामने वाला कुछ मेरा ही गोल गोल अगर मैंने ऐसे रखा है तो सामने ऐसे लूप दिख रहा होगा ना मुझको, लूप ऐसे कुछ हिसाब से कुछ लूप दिख रहा होगा, है ना, कुछ ऐसे ऐसे, है ना, कुछ लूप दिख रहा होगा,
है ना, समथिंग यूं से ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे जाते हुए इनसाइड, है ना, तो मुझे ऐसा दिखेगा। अब मुझे ऐसा दिखेगा तो मैं अगर नॉर्थ को इस साइड लेके जा रहा हूं तो इस वाले लूप में कुछ इस तरीके से करंट बनेगा सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस दिस, मतलब इस तरफ बन जाएगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ पोल क्यों बनेगा, नॉर्थ पोल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो बोला है लेंस लॉ कि इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, यानी कि ये किसकी वजह से बना है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो भी नॉर्थ पोल के इसके करीब आने से। लेकिन ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन ले लेगा सच दैट ये नॉर्थ पोल इधर भी बन जाएगा और वो इसको अपोज करेगा, है ना, वो इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। पर फिर जब ये अगर दूर जाने की कोशिश करेगा, जब दूर जाने की कोशिश करेगा तब यहाँ पे ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा, मतलब तब हमारा करंट कुछ ऐसे फ्लो करने लगेगा, करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल क्यों बन जाएगा, अब क्योंकि दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तब ये अट्रैक्ट करेगा बेसिकली। अगर पास आ रहा है तो पास मत आने दो, दूर जा रहे तो दूर मत जाने दो। यही है लेंस लॉ, है ना, कि पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसको अपोज कर देगा, दूर जा रहा है तो इधर साउथ पोल बन जाएगा, उसको अट्रैक्ट करके बुलाएगा, है ना। उस तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट आता है हम लोग का लेंस लॉ से, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये क्या कहता है कि स्ट्रेच योर थंब forefinger and central finger of your right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other if forefinger denotes the direction of magnetic field, thumb denotes the direction of motion of conductor the central finger will denote the direction of induced करंट, ना। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर निकालने के लिए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन, मतलब ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तब उससे हम मोशन ऑफ द कंडक्टर निकालते हैं। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है हम लोग का ये इंड्यूस करंट निकालने के लिए, है ना। तो इंड्यूस करंट के लिए हमारा राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड वाला, और मोशन ऑफ द कंडक्टर के लिए लेफ्ट हैंड वाला। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारी फोर फिंगर वही मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगी और हमारा थंब क्या डिनोट करेगी, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो हमारा ये जो सेंट्रल फिंगर है ये डिनोट करेगी हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कुछ इस तरीके से, है ना। एंड इसी के साथ हम लोगों के सारे लॉज एंड रूल्स खत्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो गया हो, है ना। तो मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय तब तक।